हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो AILET का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका रीजनिंग का सेक्शन। तो देखिए, रीजनिंग का सेक्शन एज कम्पेयर टू पिछले एग्जाम्स इतना टफ नहीं था, ठीक है। इजी भी नहीं हम बोल सकते, बट हाँ, टफ नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में हम कह सकते हैं रीजनिंग का सेक्शन, जिसके आपके टोटल 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो फर्स्ट आपकी पजल थी। आपका जो रीजनिंग का सेक्शन था वो 106 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हुआ था, 106 से लेके 140 तक। टोटल जैसा कि मैंने बताया 35 क्वेश्चंस थे, तो 106 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपका रीजनिंग का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ही उन्होंने पजल का दे दिया। पर ये पजल टफ नहीं थी, आसान थी। तो चलिए, फर्स्ट में उसने बोला आपको कि अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर। हाँ जी, एक टेनिस कोच है, वो ट्राई कर रहा है टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स। उसने टोटल 4 प्लेयर्स की टीम बनानी है फॉर द कमिंग टूर्नामेंट। उसके लिए 7 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि मेल कौन कौन है उसने मेल बता दिए, ABC है। मेल उसने कौन कौन बताए, A, B और C। एंड फीमेल्स उसने बताई हैं W, X, Y एंड Z। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट 2 मेल विल हैव टू बी देयर। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। टीम आपकी जो है वो टोटल 4 प्लेयर्स की होनी चाहिए, और उन 4 प्लेयर्स की टीम में कम से कम 2 मेल मेंबर तो आपने रखने हैं। पर एटलीस्ट 2 का मतलब कहीं पे आपके 3 आ रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने आपको कुछ कंडीशंस दी है। कंडीशंस है कि बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, कि बी और डब्ल्यू एक साथ नहीं खेल सकते, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है सी कैन नॉट प्ले विद जेड। सी जो है वो किसके साथ नहीं है, जेड के साथ नहीं है। नंबर 3, डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विद वाई। डब्ल्यू जो है वो वाई के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं आपकी, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन है उनको यूज करते हुए हम अलग अलग क्वेश्चन में डिफरेंट आंसर्स जो है वो निकालेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फर्स्ट में उसने बोला कि इफ y इज सिलेक्टेड, 4 में से उसने एक बता दिया, कौन, y, एंड b इज रिजेक्टेड, b जो है वो रिजेक्ट हो गया, देन द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये पूछ रहे। देखो, एक पर्सन y है, वो तो उसने बता ही दिया, तो पहले हर ऑप्शन में चेक कर लो, y तो आ ही रहा है। देखो, सारे ऑप्शन में हमें y मिल रहा है, तो y सिलेक्टेड है। अब y की कंडीशन क्या है कि अगर y आएगा तो w नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, किसी ऑप्शन में w तो नहीं दिया हो। तो देखिए, a ऑप्शन में w गिवन है और b ऑप्शन में w गिवन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि y की सिलेक्शन होगी, तो फिर y के साथ w तो नहीं आ सकता। तो बचता है आपका ऑप्शन नंबर b और c। तो b और c में अगर हमें चूज आउट करना है, तो बाकी की कंडीशंस को चेक करते हैं। बाकी क्या थी, c z एक साथ नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सी वाले में सी और जेड जो है वो एक साथ ही आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था, है ना। 2-3 कंडीशन है, ज्यादा कंडीशन होती है ना उसमें भी टाइम लग जाता है। कंडीशंस ही 3 है, तो जब 3 ही कंडीशंस है, बहुत आराम से उन कंडीशंस को फॉलो कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बी इज सिलेक्टेड, वो कह रहा है कि अगर बी जो है वो सिलेक्ट हो गया, हाँ जी, एंड वाई इज रिजेक्टेड, बी को सिलेक्ट किया है एक पर्सन। तो देखो, सभी ऑप्शंस में बी आ रहा है, पर देखो डी ऑप्शन में तो आपको बी दिख ही नहीं रहा। डी ऑप्शन में तो बी का नाम ही नहीं है, बी तो उसने क्वेश्चन में बोला है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, वाई रिजेक्टेड है, वाई रिजेक्टेड है, तो देखो बी ऑप्शन में वाई दे दिया, वाई तो उसने बोला रिजेक्ट हो चुका है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो अभी तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ये आपके 2 ऑप्शन जो है वो गलत हो गए, बचता है ऑप्शन नंबर ए और सी। तो बाकी की कंडीशंस देखते हैं कि बी के बारे में क्या थी, बी के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा, तो बी के साथ उसने बोला था डब्ल्यू नहीं आएगा, पर ए ऑप्शन में देखो बी और डब्ल्यू दोनों आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि कंडीशन जो है वो यहाँ पे
गलत हो रही है। कंडीशन थी कि बी और डब्ल्यू जो है वो एक साथ नहीं हो सकते, बट ए ऑप्शन में एक साथ है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, मतलब मेल तो आपने देखा 3 ही थे, क्वेश्चन में 3 मेल मेंबर ही दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि अगर तीनों की सिलेक्शन हो गई, तो अगर तीनों को आप सिलेक्ट करें, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 मेंबर टीम्स आर पॉसिबल। तो देखो ए बी सी के बारे में क्या कंडीशन है, बी के साथ डब्ल्यू नहीं आ सकता है ना, यानी फीमेल्स टोटल कितनी है, 4, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से हमें चूज करना है कि कौन कौन सी फीमेल आ सकती है। तो बी के साथ डब्ल्यू नहीं आ सकती, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, अगर सी है तो जेड नहीं आ सकती, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डब्ल्यू और वाई की तो इंटरनल कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बचा कौन, एक्स और वाई, 2 गर्ल्स बच रही है, एक्स एंड वाई। तो ऑप्शन आपका होगा या तो इनके साथ एक्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर इनके साथ वाई का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यानी कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 मेंबर्स जो है वो पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चलिए, तो ये आपने देखा पजल थी, बहुत नॉर्मल सी, मुश्किल नहीं थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद उन्होंने टोटल 7 क्वेश्चंस assumption के दिए हैं आपके पेपर में। उन्होंने देखो, वैसे भी आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं थिंकिंग बेस्ड वाले, वो वैसे भी थोड़े ज्यादा आते हैं आपके लॉ एग्जाम में, ठीक है। बट ये वाले आप देख सकते हैं बहुत इजी थे, स्टेटमेंट्स आ रखी हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं था। और assumptions के 7 क्वेश्चन और ऑप्शन उसने बताए हुए। पहला ऑप्शन उसने बोला कि आप जैसे कि ये देखो, स्टेटमेंट दी हुई है, 2 assumptions है, assumption नंबर 1 एंड assumption नंबर 2। अगर आपकी फर्स्ट assumption सही होती है, सेकंड गलत होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर दोनों सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट? ओके, तो चलिए 109th क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, 109th क्वेश्चन आप देखिए। इसमें उसने आपको बोला कि बी हम्बल इवन आफ्टर गेनिंग विक्ट्री। उसने बोला आपको कि आपको मतलब जीत मिलने के बाद भी आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत हम्बल होना चाहिए। और 2 एजम्पशंस है आपके सामने, ठीक है। तो फर्स्ट में कह रहा है कि मेनी पीपल आर हम्बल आफ्टर गेनिंग विक्ट्री, ये एजम्पशन गलत है। एजम्पशन क्या होता है, जो हम सपोज कर रहे हैं, तो हम ये सपोज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम ये सपोज कर रहे होते तो हमें ये बोलने की जरूरत ही ना पड़ती। वो बोल रहे हैं बी हम्बल, तो अगर वो ऑलरेडी हम्बल होते तो हमें ये गाइडेंस देने की जरूरत नहीं थी। तो फर्स्ट एजम्पशन तो गलत है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि जनरली पीपल आर नॉट हम्बल। देखो, वैसे आपको ये सही लग रहा होगा, बट फिर भी ये गलत है, क्योंकि जब भी हम एजम्पशन सॉल्व कर रहे हैं, हमारी अप्रोच बहुत ही आइडियल होनी चाहिए और नेगेटिव ओपिनियंस हमें नहीं लेने। नेगेटिव ओपिनियन आपका हमेशा गलत होगा जब भी आप एजम्पशन को सॉल्व कर रहे हैं, जिस वजह से आपके दोनों के दोनों गलत है। और आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं, नीदर एजम्पशन 1 नॉट 2 इज इम्प्लिसिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला देखिए। उसने आपको बोला कि टारगेट ऑफ अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 5% ऑफ जीडीपी कुड नॉट बी मेट बिकॉज ऑफ अ मेजर शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि रेवेन्यू कलेक्शंस में शॉर्टफॉल था बहुत मेजर, जिस वजह से 5% का जो फिस्कल डेफिसिट था, वो टारगेट जो है वो पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए कौन सा होगा आंसर। फर्स्ट में कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन लीड टू एन इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, बिल्कुल सही एजम्पशन है। वो कह रहा है कि रेवेन्यू कलेक्शन का इंपैक्ट पड़ता है फिस्कल डेफिसिट पे, तो ये चीज आपको स्टेटमेंट में दिख रही है ना। और एजम्पशन तो वैसे भी एक ऐसी चीज है जो स्टेटमेंट से पहले आपने सोची, तो आपने जो पहले सोचा, उस सोचने के बाद जो आप स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, ठीक है,
उस सिनेरियो से अगर आप चेकआउट करते हैं तो फर्स्ट एजम्पशन आपकी बिल्कुल सही जा रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है जिस वजह से मेजर शॉर्टफॉल जो है उस वजह से आपका जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो फर्स्ट एजम्पशन बिल्कुल सही है। सेकंड वाली देखिए, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शंस लीड टू अ डिक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन में अगर शॉर्टफॉल होता है तो उससे फिस्कल डेफिसिट में इंक्रीज हमें दिख रहा है स्टेटमेंट में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 111। उसने बोला कि the government has decided to run all commercial vehicles only on biofuels in order to save the depleting fossil fuel reserves। ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ठीक है। ओके, फर्स्ट एजम्पशन कि इट इज पॉसिबल टू स्विच ओवर, तो वो देखो स्विच करने को ही बोल रहा है ना, तो उसने ये ज्यूम करके बोला होगा कि स्विच करना पॉसिबल है, तभी वो बोल रहे हैं आपको, है ना, कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम सारे कमर्शियल व्हीकल्स जो है बायो ओनली ऑन बायोफ्यूल्स जो है वो रन करेंगे हम, इन ऑर्डर टू सेव द डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, यानी कि वो स्विच तभी कर रहे हैं अगर ये पॉसिबल है। सेकेंड में उसने बोला कि sufficient amount of biofuel can be produced in the country to run all the commercial vehicles, ये भी बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप अगर स्विच करने का सोच रहे हैं वो चीज इकोनॉमिकल होगी तभी स्विच करोगे ना। अगर आपको लग रहा है कि बायोफ्यूल जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल आपका रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज महंगी रहेगी, है ना, तो फिर हम स्विच भी ना करें, फिर हम किसी और ऑप्शन पे जाएंगे, किसी और ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे, यानी वो कमर्शियली वाइबल है जिस वजह से उन्होंने स्विच करने का सोचा। तो इन दो चीजों को एश्योर करने के बाद ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, जिससे कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 112। हाँ जी, आपको कह रहे हैं कि कोविड-19 इज अ पैंडेमिक इशू नाउ। स्टेटमेंट में उसने ये बात बोली है कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक है, क्या सोच के उसने बोला। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन उसने बोला आपको कि गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिजीजेस लाइक कोविड-19। देखो एज अ मतलब ओपिनियन तो बिल्कुल सही है, बट आप ये देखो स्टेटमेंट से ये रिलेट नहीं हो रहा है ना। स्टेटमेंट में तो बस उसने एक फैक्ट बोला कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक है, ठीक है, तो ये आपका एजम्पशन जो है ये रिलेट ही नहीं हो रही है स्टेटमेंट से। और सेकंड में वो कह रहे हैं कि कोविड-19 इज नॉट अ सीरियस डिसीज एंड ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, ये भी आपका एज सच स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं हो रहा। एक्चुअली स्टेटमेंट में उसने आपको दिया ही एक फैक्ट है, तो फैक्ट की एजम्पशन जो है ना वो आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नीदर 1 nor 2 follows। Clear? Okay, next question. Drastic increase in pollution is now a global phenomena। ठीक है, जो इंक्रीज इन पोल्यूशन है, ठीक है, वो एक ग्लोबल फिनोमिना है। क्या सोच के ये बोला जा रहा है कि ऑल कंट्रीज ने रियलाइज किया है और वो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स कंट्रोल, है ना। तो ये चीज आपकी जो है ना, ये देखो स्टेटमेंट के बाद वाली है। एजम्पशन एक चीज ऐसी होती है जो स्टेटमेंट से पहले वाली होती है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। फिर उसने बोला कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हाईवेज और कंस्ट्रक्शंस आर बियॉन्ड कंट्रोल। इस बारे में भी आप देख सकते हैं कि एज सच इतना उसने इलैबोरेट नहीं किया कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन पोल्यूशन जो है वो किस वजह से हुआ, वो सब कुछ उसने इलैबोरेट नहीं किया, जिस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कुछ रेफरेंस भी मिलनी चाहिए, अगर आप थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको कुछ स्टेटमेंट में रेफरेंस भी मिलनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रही है एक चीज को सही या गलत करने की, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम स्टेटमेंट वाली इंफॉर्मेशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। आगे बढ़ते हैं 114। आपको कह रहे हैं कि माइन्यूट ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट समटाइम्स प्रेजेंट इन कैटल फॉडर बी। ये किसी कैटल फॉडर बी की बात हो रही है, जिसमें वो कह रहा है कि कुछ छोटे मतलब माइन्यूट ट्रेसेस जो है वो मिल रहे हैं किसके, नाइट्रेट के, ठीक है। मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर हेल्थ ऑफ द कैटल।
ठीक है, वो शायद से रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही पुअर है। ठीक है, इसीलिए एक सब्स्टिट्यूट किया गया कि अब फॉडर बी की जगह हम क्या करेंगे, फॉडर जी यूज करेंगे टू इंश्योर दैट योर कैटल रिमेन हेल्दी। ठीक है, तो मतलब जो फॉडर बी है उसमें एक फॉल्ट है। ठीक है, उस फॉल्ट की वजह से हमें अब स्विच करना पड़ रहा है किस पे, फॉडर बी से फॉडर जी पे, राइट। तो फर्स्ट अजम्पशन है कि कैटल फॉडर जी डज नॉट कंटेन नाइट्रेट, बिल्कुल सही है। देखो अजम्पशन एक ऐसी चीज होती है जो हमें लगा, शायद से वो रियलिटी में ना भी हो, तो शायद से ऐसा रियलिटी में ना भी हो, पर हमने ये ज्यूम करने के बाद ही रिप्लेसमेंट करी है। ठीक है, हमने ये ज्यूम किया कि फॉडर जी अच्छी है, उसमें नाइट्रेट नहीं है, जिस वजह से हमने बोला कि अगर फॉडर बी में नाइट्रेट है तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, फॉडर जी को यूज करिए। ठीक है, तो अब यूज करने के बाद चाहे उसमें भी कोई दिक्कत आए, बट अभी एजम्पशन एक ऐसी, एजम्पशन इज समथिंग दैट वी सपोज इवन दो इट मे और मे नॉट एक्चुअली हैपन, राइट। तो पहली एजम्पशन बिल्कुल सही है, और लिविंग बींग्स की तो बात ही नहीं हो रही, सेकंड वाला गलत है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, 115 देखिए, आपको कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन एन इकोनॉमी दैट इज ऑलरेडी सो वीक कुड बी डेवास्टेटिंग, राइट। तो आपको कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है किस चीज का, इकोनॉमिक सैंक्शंस का किसी भी इकोनॉमी पे जो ऑलरेडी एक वीक इकोनॉमी है, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये बात हो रही है स्टेटमेंट में। फर्स्ट अजम्पशन है कि ओनली वर्ड आ गया। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये थिंकिंग बेस्ड करते हो ना, ये ओनली वर्ड्स जब आते हैं ना, ये अजम्पशन को हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि ये एक नेगेटिव ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं। वो कह रहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है सिर्फ यही है जो इम्पैक्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं है, और भी बहुत चीजें हो सकती हैं, है ना। ओनली वर्ड एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि बस यही है और कुछ भी नहीं हो सकता, जिस वजह से फर्स्ट अजम्पशन आपकी बिल्कुल गलत हो रही है। सेकंड में उसने बोला कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस वेरीज फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी, ये बिल्कुल सही अजम्पशन है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे जो बोला कि एक स्पेसिफिकली उसने मेंशन किया कि जो वीक इकोनॉमी है उसकी बात वो कर रहा था, वीक इकोनॉमी में इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा हार्मफुल है, मीन्स जो वीक नहीं है उस पर इम्पैक्ट शायद से थोड़ा कम हो, राइट। तो जिस वजह से आपका सेकंड वाला सही है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 116। हाँ जी, अब ये ना थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, इसमें उसने आपको क्या बोला, कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट में बोला कि ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, राइट। सेकंड में कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी। थर्ड में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, और फोर्थ में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन्स डू नॉट कॉज पोल्यूशन। देखो इन दोनों में तो उसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक मशीन्स है वो पोल्यूशन भी नहीं कॉज करती और वो सस्ती भी पड़ती है, तो मतलब इन दोनों में तो एक तरह से वो बेनिफिट्स ही बता रहा है ना। सेकेंड में उसने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे आप एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, सॉरी इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट में उसने बोला कि सारी मशीन्स जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो इनसे आपका क्या इन्फ्रेंस आ रहा है, which one of the following inferences can be drawn from the above statements? now check out करिए इनमें से कौन सा सही है। machines are run by electric energy, ये गलत है। all machines consume energy बोल रहा था, ठीक है, बट उसने ये नहीं बोला कि all machines are run by electric energy, ये गलत है। सेकेंड में कह रहे देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत है, नेगेटिव मीनिंग जनरेट हो रहा है। थर्ड में कह रहा है कि मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी आपका गलत है, ठीक है, ऐसा कहीं हमें स्टेटमेंट में दिख ही नहीं रहा। फोर्थ में कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर प्रेफरेबल टू यूज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन दोनों में बेनिफिट्स बता रहा है, इन दोनों में वो क्या करे, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन के बेनिफिट्स बता रहा है, जिससे कि हमें ये इन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल सही लगेगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 117। हाँ जी, ये चेक करिए, ये भी आपका इन्फ्रेंस का ही है।
हाँ जी, ओके सो आप देख सकते हैं उसने बोला कि इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज हैव सीन अ सर्ज इन देयर इंपोर्ट्स। जो नेबरिंग कंट्रीज है उसमें इंपोर्ट्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं किसके, ऑफ द मेटल, ठीक है। दिस गोल्ड इज देन बीइंग कैरिड अक्रॉस इनटू इंडिया बाय स्मगलर्स, ठीक है। तो उसने बोला कि नेबरिंग कंट्रीज का इंपोर्ट जो है वो बड़ा है और फिर बाद में वो स्मगल होकर इंडिया में आ रहा है, तो क्या इन्फ्लुएंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला हम ऑन होल्ड छोड़ेंगे। देखो आपको ना इनको जब करना होता है, वैसे तो अभी तक कोई मुश्किल क्वेश्चन आया ही नहीं, बट कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे ना जहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा सोचना है, ऑप्शंस मिनिमाइज करिए, क्योंकि ए ऑप्शन आप देख सकते हैं वो पॉसिबल है ना। तो बी आपको देखो, ए को ऑन होल्ड छोड़ेंगे, बी में कह रहे हैं टफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मेटल्स इंपोर्ट्स कुड बी ईज्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। सी में कह रहा है कि इंडिया में हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये भी गलत है। देयर हैज बीन अ शार्प डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, ये भी गलत है। तो वैलिड आपका सिर्फ यही है। यही एक इन्फ्लुएंस निकल रहा है कि ड्यूटी डिफरेंशियल जो है वो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में, ये इन्फ्लुएंस निकला, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उसने बोला कि एक ब्रांड है, उसने क्या किया, एक अपना एपरल स्टोर ओपन किया है जिसका पहले टेलीकॉम कंपनी थी जिसका नाम है XYZ। ये दोनों फील्ड्स बहुत ही अलग है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी वाला जो है वो एक एपरल स्टोर ओपन कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल अनरिलेटेड फील्ड्स है। डिफरेंस आप निकालेंगे तो उसने बोला कि बाय अ टेलीकॉम कंपनी XYZ फ्रॉम व्हिच कस्टमर्स हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। देखो वो ओपन कर रहा है और कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, मतलब उन्होंने अपना ब्रांड एक बहुत ही अच्छा ब्रांड बना चुके हैं, है ना। तो चलिए फर्स्ट कौन सा इन्फ्लुएंस सही होगा। फर्स्ट में उसने बोला कि अप्रैल स्टोर्स वर प्रीवियसली ऑपरेटेड इन टेलीकॉम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ओनली वर्ड एक तो आ गया और दूसरा ही रिलेटेड ही नहीं है, तो वो जो कह रहा है ना वो चीज ही गलत है। सेकंड में कह रहा है कि एक्सपेंशन इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू हैव कंपेटिटिव एज इन द मार्केट, ठीक है, ये भी आपका गलत है, राइट। उसके बाद ये तो ना सजेशन ज्यादा लग रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं है, ये सजेशन ज्यादा है। सी ऑप्शन भी आपका एक तरह से सजेशन है कि सक्सेसफुल टू बी सक्सेसफुल इन एन एक्सपेंशन वन नीड्स टू बी अ लीडर, ठीक है, एज एन ओपिनियन सही है, पर अगर आप इन्फ्लुएंस के फॉर्मेट में देखो ना तो ये फिट नहीं हो रहा। लास्ट में कह रहा है कि XYZ ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है ब्रांड नेम इन द मार्केट थ्रू इट्स टेलीकॉम बिजनेस। ये देखो ये जो लास्ट में उसने बोला था ना, ये चीज, इससे आपका ये इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट थोड़ा बड़ा हुआ है बट अंडरस्टैंडिंग में अगर आप देखो ये भी बहुत सिंपल है। चलिए अब जो डिस्कशन है वो आर्ग्यूमेंट की है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि मैं सही हूं, ठीक है, और रीजंस देते हो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। आप अपने ये नहीं कि बस बोल दिया मैं सही हूं तो आपको सही मान ले, है ना। आप सही हो, क्यों सही हो, जस्टिफाई करिए, और आपकी जस्टिफिकेशन कन्विंसिंग है कि नहीं है वो हमने देखना है। तो आपको क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन दे रखी होगी, आपने उस जस्टिफिकेशन को चेकआउट करना है कि वो कन्विंसिंग है कि नहीं। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू जर्नलिस्ट टू अवॉइड मीडिया हाइप, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो मीडिया है उनको बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी केस की, जिस वजह से वो लीक हो जाती है और फिर मतलब कई बार खराब हो जाती है। तो उसी रिगार्डिंग बात हो रही है कि अब गवर्नमेंट को कि जर्नलिस्ट तक ये वो पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, हमें बताना है कौन इसको सही जस्टिफाई कर रहा है। तो चलिए and publishes distorted information at times, बात तो तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही
मतलब खराब करके, डिस्टॉर्ट करके उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देती है जो आपके फेवर में नहीं होता। तो चलिए फर्स्ट वाला जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है ना। देखो अब ये नहीं है कि यस को सही कर दिया तो हम नो को नहीं सही कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में फोकस हमारा यस और नो पे नहीं है। आर्ग्यूमेंट में जो फोकस होता है हमारा वो होता है सिर्फ और सिर्फ जस्टिफिकेशन के ऊपर, राइट। तो चलिए फर्स्ट जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही थी। सेकेंड में उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जर्नलिस्ट जो होते हैं उनको असेस होना चाहिए टू ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया जो है वो बेस्ट सोर्स है टू एक्सपोज द माल फंक्शंस इन द सोसाइटी। बात तो ये भी सही है, ठीक है, बात तो ये भी सही है कि मीडिया के थ्रू ही सोसाइटी में क्या चल रहा है वो चीजें हमें पता लगती है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट भी करते हैं, है ना, पर अगर वो डिस्टॉर्ट ना करें तो मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है ना, जिससे कि सोसाइटी की इमेज हमें दिखती है, ठीक है। तो फैक्ट मतलब जस्टिफिकेशन तो दोनों की स्ट्रांग है। थर्ड में उसने क्या बोला कि हाँ हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि एट टाइम्स इट लीड्स टू हरासमेंट ऑफ दोज हु आर अफेक्टेड एंड अलेज्ड टू बी इन्वॉल्व इन द क्राइसिस। बात तो ये भी सही है। देखो जो बंदा इन्वॉल्व है किसी केस में, अभी ये जस्टिफाई नहीं हुआ कि वो सही है कि गलत है, बट वो मीडिया हाइप ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जिससे एक ओपिनियन बन जाता है, इवन बिफोर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एक ओपिनियन बन जाता है, तो ये उसके एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो जस्टिफिकेशन तो ये भी स्ट्रांग है कि जब तक एक चीज पूरी सॉर्ट आउट नहीं हो जाती तब तक वो मीडिया को ना पता लगे, ठीक है। तो हरासमेंट अवॉइड करने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें रेस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए। तो देखो अल्टीमेट आंसर तो चाहे नहीं मिल रहा, पर हमारा काम यहाँ पे सिर्फ इतना था कि हमें ये देखना है कि कौन अपनी यस या नो को अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं तीनों जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 आप देख सकते हैं आपके सामने है, जिसमें कि वो आपको क्या बोल रहा है कि शुड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ obtaining bonds from students for working in India before sanctioning education loans for studies। हायर स्टडीज के लिए लोन सैंक्शन करने से पहले क्या गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक सिस्टम जिसमें कि वो बॉन्ड्स ले सके बच्चों से कि वो इंडिया में ही काम करेंगे, ठीक है, एजुकेशन लेने के बाद। तो ये बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। फर्स्ट में कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज नॉट अ वर्केबल सोल्यूशन एंड विल ऑब्स्ट्रक्ट द डेवलपमेंट ऑफ यंग टैलेंट। बिल्कुल सही है, अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो बच्चे जो है लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे फिर वो अफोर्ड जो एजुकेशन नहीं कर सकते, फिर उनको दिक्कत होगी उस एजुकेशन को लेने में। तो हम इस तरह से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें कि बच्चा बाहर ही ना जाए, पर हम इस तरह से उनको कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप अगर हमसे लोन लेंगे तो आप जॉब भी इंडिया में करेंगे। तो ये वर्केबल सोल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो जस्टिफिकेशन दे रहा है बिल्कुल सही है। अच्छा सेकंड में देखो ये ओनली वर्ड आपको मैंने पहले ही बताया था, ओनली वर्ड जो है आने से ही बहुत नेगेटिव मीनिंग जनरेट हो जाता है, तो ये वैसे तो गलत ही लग रहा है पर पढ़ लेते हैं। दिस इज द ओनली वे टू इंश्योर यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ आवर कंट्री फॉर द डेवलपमेंट। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, वो कह रहा है बस एक यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कर सकते हो, बिल्कुल ही गलत है। और आगे कह रहा है कि नो दिस स्टेप विल बी टू हार्श, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टेप जो है वो हार्श है। देखो एज एन ओपिनियन आपको ये बात सही लग रही होगी, बट ये जस्टिफिकेशन नहीं है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है जिस वजह से ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 121 देखिए। 121 में उसने बोला आपको should people with educational qualification higher than their optimum requirements be debarred from seeking job। अब देखो जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप हाईली क्वालिफाइड है, मान लो वो ग्रेजुएशन मांग रहा है पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो स्टेटमेंट में ये बात पूछ रहा है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स को हमें डिबार कर देना चाहिए कि हम उन स्टूडेंट्स को मना मतलब रोक दें
उस जॉब के लिए क्या, जो हाईली क्वालिफाइड है। तो चलिए देखते हैं कौन सी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है। पहली उसने नो, अब 4 जस्टिफिकेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहली में उसने क्या बोला कि इट विल फर्दर एग्रीगेट द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है हमें क्या पता, एग्रीवेट तो तब करेगी ना जब वो प्रॉब्लम है। उसके बाद अगला कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, ठीक है। इट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज एंड अफेक्ट्स द वर्क एडवर्सली। देखो इंटरपर्सनल रिलेशंस हमें नहीं देखने, ठीक है, ये भी गलत है। अगला कह रहे हैं कि दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ द इंडिविजुअल, कि ये उनके राइट के अगेंस्ट है, बिल्कुल सही, ये जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है। एंड अगला कह रहे हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये भी गलत है। हाईली क्वालिफाइड को ना रखने से प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। तो इनमें से अगर कोई जस्टिफाइड ऑप्शन है वो सिर्फ थर्ड है, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Should all the youngsters below the age of 21 years be disallowed from going to a pub? वो कह रहे हैं कि जितने यंगस्टर्स है एज जिनकी 21 से कम है, क्या हमें उनको पब जाने से डिसअलाउ करना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि इट इज नॉट करेक्ट टू प्रिवेंट मैच्योर्ड यंगस्टर्स अबव 18 years of age who can vote from having fun। ठीक है, देखो उसने बोला कि बिलो द एज ऑफ 21 years को, ठीक है, उससे कम वाली एज की बात कर रहे हैं कि उनको हमें डिसअलाउ करना है। तो आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि हम एक मेच्योर्ड, देखो मेच्योर्ड यंगस्टर जो है उसको तो नहीं एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकते, 21 से कम के बच्चों को कह रहा है, जिसमें यंगस्टर्स जो है मतलब मेच्योर्ड यंगस्टर्स है। तो ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। तो आपको शायद से गलत लग रही हो बट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने जो पॉइंट किया है मेच्योर्ड यंगस्टर्स अबव 18 years, अबव 18 years को तो नहीं रोक सकते ना, है ना। तो जस्टिफिकेशन स्ट्रांग है। उसके बाद कह रहे हैं यस करना चाहिए, यंगस्टर्स को हमें रोकना चाहिए। एंट्री फी टू सच पब्स शुड ऑल्सो बी हाइट। देखो जो रिच है वो तो हाइक्ड फीस भी दे देगा पब जाने के लिए, है ना। तो ये जस्टिफिकेशन गलत है, ठीक है। और साथ में ये एक सजेशन है, ये जस्टिफिकेशन पहले तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक सजेशन दे रहा है इस प्रॉब्लम का। आगे बढ़ते हैं, देयर इज नो सच कर्ब इन वेस्टर्न कंट्रीज, ये भी गलत है। ये भी जस्टिफिकेशन थोड़ा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। देखो ये जस्टिफाई नहीं करता। आप कभी भी किसी चीज की जस्टिफिकेशन में ये नहीं कहते कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूंगा, ये जस्टिफिकेशन नहीं होती। थर्ड गलत है। फोर्थ में कह रहा है कि yes this will help in preventing youngsters from imbibing unhealthy habits। अब ये देखने वाला है कि उसने बोला कि इससे यंगस्टर्स की जो है अनहेल्दी एक्टिविटीज की बात कर रहा है, ठीक है, कि हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। सेकंड में कह रहा है कि अब यंगस्टर्स की अनहेल्दी हैबिट्स जो है वो सिर्फ पब जाने से रोक के नहीं कर सकते, और भी बहुत तरीके हैं जिससे वो अनहेल्दी एक्टिविटीज जो है उनमें जाएं, ठीक है। तो सिर्फ पब में रिस्ट्रिक्शन लगाने से आप ये नहीं सोच सकते कि हमने उनको यंगस्टर्स को प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट्स, राइट। तो इस वजह से सिर्फ फर्स्ट जस्टिफिकेशन ही आपकी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कह रहे शुड ऑल द स्कूल टीचर्स बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस। जितने भी स्कूल टीचर्स है क्या हमें उनको प्राइवेट ट्यूशन देने से रोक लगानी चाहिए। पहला कह रहा है कि नहीं, नीडी स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ दीज टीचर्स। देखो नीडी स्टूडेंट ट्यूशन ही क्यों लगाएगा। आर्ग्यूमेंट पहला देखो क्या कह रहे हैं, नीडी स्टूडेंट को हम की नीडी स्टूडेंट जो है वो ट्यूशन नहीं जा पाएगा। देखो नीडी स्टूडेंट ट्यूशन ही नहीं जाएगा पहले तो, है ना, तो हम उसका राइट कहाँ से ले रहे हैं। तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन जो है वो कन्विंसिंग नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि नो सॉरी यस दिस इज एन इनजस्टिस टू द अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पीपल हु कैन अर्न देयर लिविंग बाय गिविंग ट्यूशंस। हाँ जी, तो आपको कह रहा है कि ये इनजस्टिस है। अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड कहाँ है, स्कूल टीचर्स है, दे आर एम्प्लॉयड। तो हम अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड पीपल के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि वो एम्प्लॉयड टीचर्स हैं। तो सेकंड जस्टिफिकेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
उसके बाद कह रहा है कि यस ओनली, ये देखो ओनली वर्ड आ गया। ओनली वर्ड को तो देखते ही ना आपका माइंड नेगेटिव हो जाना चाहिए कि ओनली देन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग विल इम्प्रूव, तो कि बस ये करने से टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है और किसी चीज को करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आगे कह रहे हैं कि हाँ कर देना चाहिए डिबार, क्योंकि उनकी सैलरीज जो है वो रीजनेबल है। देखो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि सैलरी ठीक ठाक है तो उनको ट्यूशन लेने से मना कर देना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन तो दे, है ना। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि टीचर की सैलरी रीजनेबल है तो हमें उनको अलाउ नहीं करना, मतलब मोटिव यहाँ क्या है, उनकी अर्निंग को रोकना, तो ये मोटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, इंटेंशन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 124। In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. उन्होंने टीम ने 200 रन्स बनाए थे और इन 200 रन्स में से 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 रन्स मतलब 80% ऑफ रन्स, 200 का 80% कितना होता है 160, तो 80% रन्स जो है वो किसने बनाए थे, स्पिनर्स ने, ठीक है। अब ये कंक्लूजन क्या निकाल रहा है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, गलत है। 80% डाटा जस्टिफाइड है पर इस चीज के लिए नहीं। 80% ऑफ द रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स डजंट मीन कि 80% ऑफ द टीम मेंबर्स वर स्पिनर, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल ही जस्टिफाइड नहीं है। सेकंड में कह रहा है कि ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, हमें इस बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही जिससे कि आप ये कंक्लूजन निकाल सको, तो अल्टीमेटली दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 125। उसने बोला कि ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ठीक है, कि पुराना ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ जिससे कि नए ऑर्डर को जगह मिली, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बिल्कुल सही है। यही चीज हमें स्टेटमेंट में बोली जा रही है कि पुरानी चीज के जाने की वजह से ही नई चीज आती है, तो यानी चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है, बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहा है कि डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड, देखो ये नेगेटिव ओपिनियन है, ये आपका बिल्कुल ही नेगेटिव ओपिनियन है जिस वजह से हम इसको गलत करेंगे, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 126। आपको कह रहे हैं कि प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम एविड एज वेल एज मोर रेगुलर व्यूअर्स ऑफ टेलीविजन, ठीक है, कि जो प्राइम एज का बच्चा है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें और अर्बन इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो टीवी बहुत देखते हैं इवन इन हाउस होल्ड्स विदाउट अ टीवी, ठीक है। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन द एक्सटेंट ऑफ रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो काफी डिक्लाइन हुआ है। तो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहला आपको उसने बोला, हाँ जी, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, देखो यहाँ पे फोकस हमारा न्यूज़पेपर पे कम है, प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे ज्यादा है, तो ये कंक्लूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे कह रहा है कि अ टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज, देखो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है तो हम बाकी कंट्रीज में क्यों भेजे, है ना। हम अपनी प्रॉब्लम अपनी कंट्री के सिनेरियो से सॉल्व करेंगे, बाकी कंट्री के सिनेरियो से थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो दोनों के दोनों गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The standard of education in private schools is much better than municipal and जिला परिषद run schools, कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू जो म्यूनिसिपल के स्कूल्स हैं या फिर जिला परिषद के जो स्कूल्स है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट में कह रहा है कि म्यूनिसिपल, कंक्लूजन पूछ रहा है कि म्यूनिसिपल एंड जिला परिषद स्कूल शुड मेक सीरियस एफर्ट्स टू इंप्रूव स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है ना। उसने स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम बताई है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो हमें उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है उनको बंद कर दो, देखो ये भी एक नेगेटिव ओपिनियन है, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ, नेगेटिव ओपिनियन लेते ही नहीं हम, ये नेगेटिव अप्रोच है।
तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 128। हाँ जी, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग। वो कह रहे हैं कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है, किससे ज्यादा? ज्यादा फास्ट है, किससे ज्यादा? प्रोडक्शन से। यानी प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस क्रूड ऑयल जो है वो कम है एज कंपेयर टू डिमांड। ठीक है, और डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री की डिमांड। तो इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा? फर्स्ट कह रहा है कि क्रूड ऑयल मस्ट बी इंपोर्टेड। हाँ सही है। अब अगर डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा कह रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस्ड। या फिर आप कुछ इस तरह से देखो, अब ये नेगेटिव मत लेना, डोमेस्टिक डिमांड आप इस तरह से भी घटा सकते हो कि आप क्रूड ऑयल का कोई सब्सटीट्यूट निकाल लो। ठीक है, उसका कोई सब्सटीट्यूट निकाल लो जिससे इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो मतलब ये है कि या तो अगर आप सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो इंपोर्ट कर लो, मतलब बाहर से ले लो। ठीक है, तो ये आप देखो, मतलब दोनों चीजें नहीं करनी, हमें दोनों में से कोई एक चीज करनी है। तो आंसर इसका होगा ईदर और, यानी ऑप्शन नंबर सी। या तो कर लो इंपोर्ट या फिर डिमांड को कर दो रिड्यूस। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर 1 और 2 फॉलोस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 129। हाँ जी 129 देखिए सभी। अब यहाँ पे ना एक पैराग्राफ है, फिर भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी तक स्टेटमेंट्स थी बट ये पैराग्राफ है, बट डिफिकल्टी लेवल बहुत नॉर्मल है। आपको बोल रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन अ स्मॉल पैराग्राफ फॉलोड बाय अ क्वेश्चन ऑन इट। रीड ईच पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, तो पहले कह रहा है कि अटेनमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो, इंडिविजुअल होते हैं आपके पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है। ठीक है, इस म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट, वो कह रहे हैं वो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। किस तरह से? एंड लिंक्ड बाय अ कॉमन डिनोमिनेटर, एम्प्लॉय वर्क मोटिवेशन। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है इसका? एम्प्लॉय वर्क मोटिवेशन। तो वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आर मोटिवेटेड टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल गोल्स। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स जो है वो कन्विंस करते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि वो अपने पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करे। ठीक है, and they contribute their efforts to the attainment of organizational objectives as means of achieving these personal goals। ओवरऑल पूरे पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल गोल्स को सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो भी सेटिस्फाई होंगे। तो चलिए, फर्स्ट, द पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट मोटिवेशन। हाँ जी, फर्स्ट क्या कह रहा है? encourages an individual to give priority to personal goals over organizational goal। बिल्कुल सही है कि पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी दे रहा है पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि हमें पता है पर्सनल गोल सेटिस्फाई होंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल तो खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना ये मतलब ठीक है, हो सकता है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ए स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, थर्ड में कह रहा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। इस बारे में इतनी बात नहीं हुई। एक्सटर्नल फोर्स विच इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट हिज एफर्ट्स, तो ये भी आपका रिलेटेड नहीं है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ओके, 130 देखिए सभी। हाँ जी, अब इसमें स्मगलिंग की बात हो रही है। ड्यू टू enormous profits involved in smuggling, hundreds of persons have been attracted towards this anti-national activity. Some of them become millionaires overnight. India has a vast coastline both। अब देखो, इंडिया की जो ईस्टर्न साइड में भी अच्छी कोस्ट लाइन है और वेस्टर्न साइड में भी अच्छी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इट हैज बीन अ हेवन फॉर स्मगलर्स हु हैव बीन कैरिंग ऑन देयर activities with great impunity। There is no doubt that from time to time certain seizures were made by the enforcement authorities during raids and ambush, but even allowing these losses the smugglers made huge profits। कि मतलब इंडिया की अगर हम डेमोग्राफिकली देखें तो मतलब स्मगलर्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है, और ये काम अभी भी चल रहा है, बहुत पैसे बना रहे हैं स्मगलिंग से। ठीक है, और जो है मतलब कि यहाँ पे रेट्स भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत इनकम अर्न कर रहे हैं। तो चलिए,
इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सपोर्ट कर रहा है, ये देखते हैं। पहला, स्मगलिंग हैम्पर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, इस बारे में इतनी बात नहीं हुई। स्मगलिंग ऑट टू बी कर्ब्ड, authorities are taking strict measures to curb smuggling. Smuggling is fast increasing in our country owing to the quick profit it entails. ये बिल्कुल सही है। मतलब पूरे आपके पैराग्राफ का मेजर आइडिया जो है ना वो आपके आंसर में आना चाहिए, वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 131। हाँ जी, तो उसने बोला कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स अ स्वेलिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक बैलेंसेस आर नॉट एन इंडेक्स और अ बैलेंस शीट ऑफ नेशनल प्रॉस्पेरिटी। वो कह रहा है कि ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी बैंक बैलेंसेस है, इससे आपको नेशनल प्रॉस्पेरिटी का नहीं पता लगता। टिल द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लिश एक्सपोर्ट्स वर नोटिसेबली ग्रेटर, एक्सपोर्ट्स जो थे वो ग्रेटर थे जितना वो आज है। फिर भी इंग्लैंड जो था उसमें नेशनल प्रॉस्पेरिटी जो है, एंड येट इंग्लैंड हैज ग्रेटर नेशनल प्रॉस्पेरिटी टुडे। वो कह रहे हैं कि पहले के टाइम में उनके एक्सपोर्ट ज्यादा थे आज के मुकाबले, फिर भी आज की डेट में इंग्लैंड जो है वो नेशनल प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें बहुत ग्रेटर है जितनी पहले कभी थी। ठीक है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा थे तब भी इतनी नहीं थी, अब तो एक्सपोर्ट्स कम है तब भी इतनी नेशनल प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है? Because the income of average Englishmen working as field and factory laborers, clerk, policemen, petty shopkeepers and shop assistants, domestic workers and other low paid workers has gone up. मतलब अगर हम देखें इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो वो उनकी इनकम्स जो है वो काफी ऊपर गई हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? ये कह रहा है कि एक कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो मेन क्राइटेरिया है, ये गलत बोल रहा है, वो यही तो मना कर रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड से नहीं पता लगता इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आगे कह रहे हैं कंट्री की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैन बी बेस्ट जज्ड बाय पर कैपिटा इनकम, यही तो वो बोल रहा है कि पर कैपिटा इनकम से ही इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छे से पता लगता है। सी में उसने बोला कि नेशन की इकोनॉमी स्ट्रेंथन विद द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये भी गलत है, ये तो उसने प्रूव की है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट से कोई स्ट्रेंथन नहीं होती इकोनॉमी। ठीक है, और डी में क्या कह रहा है कि इंग्लिश ट्रेड हैज कंटिन्यूअली इंक्रीज नहीं, वो तो डिक्रीज हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो आप ए, सी और डी को बहुत स्ट्रांगली गलत कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन के साथ आपका आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट? ओके, नाउ अब ये देखो, ये है आपकी एनालॉगी। एनालॉगी मीन्स कि उसने एक एग्जाम्पल दिया है कि फिश इज रिलेटेड टू शूल। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस हिसाब से आंसर क्या है। तो एक तरह से ना जो ग्रुप ऑफ फिश होता है, ठीक है, ये स्कूल वो वाला स्कूल नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ फिश होता है ना, जब वो एक साथ एक टीम मतलब इकट्ठे होते हैं तो उसको शूल बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही वुल्फ के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? पैक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैस्टोरल इज रिलेटेड टू रूरल। देखो, पैस्टोरल का मतलब होता है वो जो सीनिक व्यू नहीं होता विलेज का, कि यहाँ पे आपको गायें दिख रही है, भैंस दिख रही है, आपको वहां पे हट्स दिख रही हैं। ठीक है, उसको पैस्टोरल कहते हैं, दैट इज मतलब वो रूरल इमेज ही है। ठीक है, और उसके बाद उस हिसाब से अगर आप देखो तो आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन इज रिलेटेड टू अर्बन। हार्वेस्ट और ऑटम तो रिलेटेड ही नहीं है, स्लीपी और नॉक्टर्नल भी रिलेटेड नहीं है, ये भी आपके रिलेटेड नहीं है, तो आंसर आपका होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, साउंड कैकोफोनी, ये दोनों किस तरह से रिलेटेड है? हाँ जी, ये देखिए, साउंड और कैकोफोनी किस तरह से रिलेटेड है। देखो, बहुत ही वो जो साउंड जो आपको अपील नहीं कर रही उसको कैकोफोनी बोलते हैं, तो वैसी जो स्मेल जो होती है मतलब बहुत वो, उसको आप बोलते हैं स्टेंच। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तो रिलेटेड ही नहीं है। टच और मसाज तो मतलब पॉजिटिवली शोन है, स्पीच और ऑरेशन जो है वो आपके सिनोनिम एक तरह से हो गए, तो वैलिड आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपका लेटर सीरीज का है। ये देखो, CDE रिवर्स में लिखा हुआ है,
ये ABCD लिखी हुई है, ध्यान से देखो, IJK LMN OPQ, तो CDE के बाद क्या आएगा, FG और H, फिर IJK। तो ये आपको मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये अब देखो कितने आसान क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन मिक्स है ना। वैसे ओवरऑल अगर मैं बोलूं आपका 2021 का AILET का एग्जाम जो है वो इजी टू मॉडरेट था, और नियर टू इजी ही बोलूंगी मैं, ठीक है। बट बीच में अगर एक दो क्वेश्चन थोड़े से सोचने वाले हैं तो आसान वाले ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब ये देखो, ये है अल्फाबेट्स की सीरीज। अगर आप ऑल्टरनेट देखो, ये देखो A से C कैसे आता है +2, C से E कैसे आता है +2, E से G कैसे आता है +2, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। अब D से G कैसे आता है +3, D 4 होता है, G 7 होता है। G से J कैसे आता है, अगेन +3। अब J से नेक्स्ट आपका क्या आएगा, +3 करके 13, और 13 कौन सा होता है, M। तो आंसर आपके सामने है बी ऑप्शन। करने को मैं पूरा करके दिखा सकती हूँ, पर पेपर में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, और इतने से ही आपको जब एक ऑप्शन मिल रहा है तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके टाइम वेस्ट क्यों करना है। सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट से ही आपको आपका आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी वैसे देखना है तो ये देख लो, T20 होता है, V कितना होता है 22, ठीक है। उसके बाद आगे आपका X कितना होता है 24, और Q कितना होता है आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से, सॉरी ये Q नहीं, हमने यहाँ Z देखना है, ये होता है 26, तो ये +2 हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको फिर ये जो है सॉल्व करना है। ये तो दूसरी सीरीज थी, हम तो असल में ये वाली कंप्लीट कर रहे थे, K11 N14, उसके बाद Q17, ये भी +3 हो रहा है, तो इसमें +3 करके 20 आएगा, तो M के बाद आपका T आ रहा है, तो मतलब श्योर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि +3 सारे अल्फाबेट्स में हो रहा है, तो इतने अल्फाबेट्स में अगर आप सच में करने लग जाओगे टाइम वेस्ट होता है। तो पेपर में इतना आपको ना ऑप्शन को देख के ध्यान रखना है कि ऑप्शन से ही आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा, बिना उस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हाँ जी, रमेश ट्रैवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्ट्रेट टू वाई। अब देखो फेसिंग नहीं पता, पर देखो प्रॉब्लम ही क्या है, जब उसने पूछा ही डिस्टेंस है तो फेसिंग कुछ भी ले लो, आगे लेफ्ट राइट टर्न ही लेने हैं, तो डिस्टेंस तो आपका उतना ही आएगा। तो चलो हमने ले लिया उसको, यहां से यहां तक गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 90। उसके बाद ही टर्न राइट, चलो जी राइट टर्न ले दिया 40 मीटर, फिर से राइट टर्न लिया 70 मीटर का। देखो अब इस फेसिंग के हिसाब से राइट टर्न लोगे तो नीचे जाएगा। फाइनली ही टर्न राइट, अब साउथ फेसिंग है तो राइट इधर होगा ना, तो कितना चला 40 मीटर। ये देखो ये भी लाइन 40 है, तो बिल्कुल इसके बराबर चलना है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट जहां से आपने चलना शुरू किया, और ये वाला पॉइंट जहां पे आपकी जर्नी खत्म हो गई। तो उसने पूछा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये चीज, ठीक है। आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये देखो ये 70 है, मतलब ये वाली लाइन 70 हो गई, और ये पूरी कितनी थी 90, तो 90 - 70 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड सुनील स्टार्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये दोनों एक ही पॉइंट से चले, और फिर उसने बोला आपको कि राम मूव्स 4 किलोमीटर टू द साउथ। चलो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। राम पहले तो 4 किलोमीटर चला गया साउथ की तरफ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लेके कितना चला 3 किलोमीटर चला। सुनील मूव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब यहां से स्टार्ट किया था, राम तो पहुंच गया यहां पे, अब सुनील ने यहां से चलना किया शुरू, और वो चला पहले तो वेस्ट की तरफ, कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और कितना चला 4 किलोमीटर, और सुनील आ गया यहां पे। तो आपसे वो पूछ रहा है कि राम और सुनील एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, तो दोनों को अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाते हो,
ठीक है, दोनों को अगर आप डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मेनली बतानी है, स्लोप लाइन की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो, ये 4 और 3 है, ये पर आपकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग रही है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर दो तो आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 5 है। ये भी देखो 4 और 3 ही है, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू भी कितनी होगी 5। यानी 5 प्लस 5 आपका आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 किलोमीटर। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रश्मि ट्रेवल्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रश्मि पहले तो उसने अच्छे से बता दिया, नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर। टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेके कितना चली 4 किलोमीटर, एंड देन अगेन टर्न्स राइट एंड कवर्स अनदर 5 किलोमीटर। थोड़ा नीचे से बना लेते हैं। हाँ जी, पहले वो 10 किलोमीटर गई, ठीक है, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट टर्न लेके 4 किलोमीटर, फिर उसने राइट टर्न लिया और वो चली कितना 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन टर्न्स राइट, राइट टर्न लेके अनदर 4 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। देखो पैरेलल ये लाइन भी 4 है तो ये भी 4 है, तो मतलब अब रश्मि जो है उसका एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है। तो अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी बतानी है तो आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे, और स्ट्रेट लाइन है जिसमें यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो है 10, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू देखो 5 के पैरेलल ये भी 5 हो गया, तो 10 और 5 को अगर आप मिलाते हो तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 किलोमीटर। ठीक है, डन, ओके। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन थे ना, मैंने बताया था आपको, तो 106 से हमने स्टार्ट किया था और ये लास्ट क्वेश्चन है 140th, जो आपके रीजनिंग सेक्शन का आखिरी था, जिसमें फिर से उन्होंने एनालॉगी दे दी। तो आपको मैन इज रिलेटेड टू बायोग्राफी। देखो मैन और बायोग्राफी का क्या रिलेशन है, मैन के बारे में मतलब मैन की बायोग्राफी लिखी जाती है, तो नेशन की क्या लिखी जाएगी। देखो ज्योग्राफी तो कुछ और है, पीपल लीडर तो बिल्कुल ही गलत है, तो नेशन की लिखी जाएगी हिस्ट्री। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। तो आपने देखा इस पूरे 35 क्वेश्चन में आपके मैक्सिमम तो वही थे, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, है ना, वो चीजें ज्यादा थी, एजर्शंस, है ना, तो इन्फ्रेंसेस। फिर उसके बाद देखो डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन आ गए, फिर एक पजल, देन 3-4 क्वेश्चंस आपके एनालॉगी के, और 2 क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज के। देखो आने को अगर मैं काउंट करूँ ना, ये सारे मिलाकर अगर मैं देखूं मुश्किल से 6-7 चैप्टर है ना, बट आपको ये नहीं पता होता ना कि पेपर में किस चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा, वो चीज हमें नहीं पता होती। तो इसीलिए करना तो देखो पूरा पड़ता है सिलेबस, है ना, बट पेपर में कौन से लिमिटेड चैप्टर्स आएंगे वो आपको पेपर में ही जाके पता लगेगा। पर प्रिपरेशन के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, पूरा सिलेबस करना पड़ता है। बट ओवरऑल अगर हम देखें पेपर का लेवल आसान था, रीजनिंग का सेक्शन तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन जो है वो ओवर होती है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।